सभी को नमस्कार। टू डायमेंशनल ज्योमेट्री की इस वीडियो क्लास में आप सबका स्वागत। अतिपरवलय से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस पिछले वीडियो में किए थे, ख़ास तौर से टेंजेंट और नॉर्मल से रिलेटेड। आगे हम हाइपरबोलास के और आर्टिकल्स पढ़ने जा रहे हैं। ये जो आर्टिकल हम आज ले रहे हैं ये सब हमने एलिप्स में भी पढ़े हैं, और एलिप्स के जितने भी ये वाले आर्टिकल थे वही प्रूफ, उन आर्टिकल्स को जो हमने प्रूव किया था तो वही प्रूफ यहाँ हाइपरबोला के भी हो जाएंगे। केवल एक चेंज आएगा कि हम एलिप्स में जहाँ बी स्क्वायर था उसकी जगह माइनस बी स्क्वायर कर देंगे तो वो हाइपरबोला का आर्टिकल बन जाएगा सेम। इसलिए जो आर्टिकल्स हम आज लिख रहे हैं वो विदाउट प्रूफ ले रहे हैं, केवल उनके रिजल्ट्स लिख रहे हैं, क्योंकि प्रूफ सेम है। एलिप्स में हमने ये कर लिए थे। अतिपरवलय की स्पर्श जीवा, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। जैसे कि हम जानते हैं कि स्पर्श जीवा क्या होती है दीर्घवृत्त की। अतिपरवलय एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 के बाहर स्थित किसी बिंदु P x1 y1 से अतिपरवलय पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली जीवा अर्थात स्पर्श जीवा का समीकरण ये होता है x1 x अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 y अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, या इसको सिम्बोलिकली कह देते हैं t बराबर 0। 1 को लेफ्ट में ले लें तो राइट हैंड साइड में 0 आ जाएगा, और जो 1 को लेफ्ट में ले लेंगे तो जो लेफ्ट हैंड साइड होगी उसको हम t द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जो कि अतिपरवलय के समीकरण में एक्स स्क्वायर के स्थान पर x1 x और वाई स्क्वायर के स्थान पर y1 y रखने पर प्राप्त हो जाता है। फिगर में इस बात को ऐसे समझ सकते हैं, ये अतिपरवलय की एक ब्रांच है, ये दूसरी ब्रांच है। अतिपरवलय के बाहर यहाँ एक बिंदु है P, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1। P से गुजरती हुई और अतिपरवलय को स्पर्श करने वाली दो रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक तो ये P से गुजरने वाली अतिपरवलय की स्पर्श रेखा है जो अतिपरवलय को Q पर स्पर्श करती है, और एक P से गुजरती हुई ये स्पर्श रेखा है जो अतिपरवलय को R पर स्पर्श करती है। तो बाहर के बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के जो दो स्पर्श बिंदु आएंगे, कॉन्टैक्ट पॉइंट्स Q एंड R, उनको मिलाने से ये जो जीवा बनेगी ये जीवा QR कहलाएगी, अतिपरवलय की स्पर्श जीवा बिंदु P के संगत। तो इस जीवा का समीकरण ये हो जाएगा। सेम यही स्पर्श रेखा का भी समीकरण होता है, लेकिन वो तब होता है जब ये P बिंदु अतिपरवलय के बाहर ना होकर अतिपरवलय पर हो। जैसे ऑन द हाइपरबोला हो, जैसे ये बिंदु यहाँ होता अतिपरवलय पर, तो यही समीकरण इस बिंदु पर खींची गई अतिपरवलय की स्पर्श रेखा का हो जाता। अब बिंदु बाहर है तो ये समीकरण उस बिंदु के संगत जो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट बनती है, स्पर्श जीवा बनती है, उसका समीकरण हो जाता है। तो इसको हम सवालों में सीधा उपयोग करेंगे, इस रिजल्ट को ध्यान रखें। और जैसा कि मैंने बताया कि इसका प्रूफ जब हमने यही आर्टिकल दीर्घवृत्त में किया था तब जैसे प्रूव किया था वही प्रूफ हो जाएगा। केवल दीर्घवृत्त जब लिया था तो यहाँ प्लस था, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, और इस पर जीवा का जो समीकरण आया था वो आया था x1 x अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 y अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। दूसरा आर्टिकल स्पर्शी युग्म का समीकरण, पेयर ऑफ टेंजेंट्स का। अतिपरवलय के स्पर्शी युग्म का समीकरण यानी पेयर ऑफ टेंजेंट्स इसी फिगर में देख सकते हैं। ये QR तो स्पर्श जीवा हो गई थी बिंदु P के संगत अतिपरवलय की। ये दोनों जो स्पर्श रेखाएं हैं एक बिंदु P से गुजरती हुई, इसे हम कहेंगे बिंदु P से गुजरने वाला स्पर्शी युग्म, पेयर ऑफ टेंजेंट्स, स्पर्श रेखाओं का युग्म। तो इन दोनों स्पर्श रेखाओं के युग्म का समीकरण यानी इन दोनों स्पर्श रेखाओं का संयुक्त समीकरण हो जाएगा S1S बराबर टी स्क्वायर। सांकेतिक तौर पे हो जाएगा S1S बराबर टी स्क्वायर, और फुल फॉर्म ये हो जाएगी S1 यानी ये टर्म
अतिपरवलय के समीकरण को बराबर जीरो फॉर्म में लिख के, यानी कि 1 को भी लेफ्ट में ले लें, इधर जीरो आ जाएगा, तब जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है उसमें x1 की x की जगह x1 और y की जगह y1 रखें तो जो टर्म आती है वो तो कहलाता है s1, और ख़ुद ये टर्म बिना कोई चेंज किए वो कहलाता है s, और स्पर्श रेखा के समीकरण की जो लेफ्ट हैंड साइड होती है या स्पर्श जीवा के समीकरण की जो लेफ्ट हैंड साइड होती है वो t कहलाता है। तो s1 इंटू एस बराबर टी स्क्वायर, ये हो जाता है इन दोनों स्पर्श रेखाओं का संयुक्त समीकरण। तो इस आर्टिकल को भी डायरेक्ट याद रख लें, हम सवालों में सीधा उपयोग करेंगे। इसका आर्टिकल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं है आर्टिकल का प्रूफ, इसलिए हमने विदाउट प्रूफ लिखा है इसको। इसके बाद आते हैं हम तीसरी बात पर, नियामक व्रत। नियामक व्रत जैसा कि हमने एलिप्स में भी पढ़ा था कि परस्पर लंबवत स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदुओं का बिंदुपद नियामक व्रत कहलाता है। कोई दो स्पर्श रेखाएं हों जो परस्पर लंबवत हैं, उनका एक प्रतिच्छेद बिंदु आएगा। फिर दूसरी दो स्पर्श रेखाएं हों जो परस्पर लंबवत हैं, उनका प्रतिच्छेद बिंदु आएगा। फिर तीसरी दो परस्पर लंबवत स्पर्श रेखाएं हों जो, तो उनका प्रतिच्छेद बिंदु आएगा। ये सारे प्रतिच्छेद बिंदुओं से मिलकर जो वक्र बनेगा वो नियामक व्रत या डायरेक्टर सर्किल कहलाता है। तो अतिपरवलय की परस्पर लंबवत स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदुओं का बिंदुपद एक व्रत होता है, जिसे अतिपरवलय का नियामक व्रत कहते हैं। ये भी हमने एलिप्स में भी पढ़ा था। एलिप्स में भी नियामक व्रत की यही परिभाषा थी, वो भी परस्पर लंबवत स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदुओं का बिंदुपद होता है। नियामक व्रत का समीकरण क्या होता है वो भी हम दीर्घवृत्त में जैसे सिद्ध किया था वैसे कर सकते हैं, केवल बी स्क्वायर के स्थान पर माइनस बी स्क्वायर चलेगा और उससे प्रूफ में ये आ जाएगा। यानी जब दीर्घवृत्त था एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, तो उसके नियामक व्रत का समीकरण आया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जब हाइपरबोला है तो यहाँ माइनस है, तो नियामक व्रत का समीकरण आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया हाइपरबोला का डायरेक्टर सर्किल। इसके बाद बात आती है ध्रुवी की। तो ध्रुवी की परिभाषा और ध्रुवी का समीकरण ये भी जैसे हमने इलिप्स में पढ़े थे वैसे ही होंगे। जैसे हमने इलिप्स में पढ़ा था कि ध्रुवी होती क्या है। ये इलिप्स, इसके सापेक्ष किसी बिंदु P की ध्रुवी क्या होगी। तो P से गुजरने वाली कोई भी रेखा किसी भी दिशा में खींच दें। ये अतिपरवलय इलिप्स को दो बिंदुओं पर काटे, फिर इन दो बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं बनाई जाएं। तो इन स्पर्श रेखाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु आएगा, इस बिंदु का बिंदुपद एक सरल रेखा आएगी जिसको हम इलिप्स के सापेक्ष बिंदु P की ध्रुवी कहते हैं। ये बिंदु एक नहीं है क्योंकि ये रेखा हमने एक दिशा में खींची है। अब रेखा दूसरी दिशा में खींचे तो दूसरे दो प्रतिच्छेद बिंदु आएंगे, उन दोनों प्रतिच्छेद बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं बनाएंगे। जैसे इस बिंदु पर स्पर्श रेखा ऐसे बन जाएगी, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा ऐसे बन जाएगी, ऐसे बन जाएगी, प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ जाएगा। तो रेखा की दिशा बदलते जाएंगी P से गुजरने वाली, तो ये प्रतिच्छेद बिंदु बदलते जाएंगे और प्रतिच्छेद बिंदु बदलते जाएंगे तो उन पर खींची गई स्पर्श रेखाओं भी बदलेंगी और उनका प्रतिच्छेद बिंदु भी बदलेगा। तो जैसे ये बिंदु आ गया, फिर ये आ गया, और भी बहुत सारे आएंगे, सब एक ही रेखा पे आएंगे और वो रेखा P की ध्रुवी कहलाएगी। तो एक बाह्य बिंदु या आंतरिक बिंदु ध्रुवी होने के लिए बाह्य बिंदु होना जरूरी नहीं। एक बिंदु P से गुजरने वाली कोई रेखा दीर्घवृत्त को दो बिंदुओं पर काटे, फिर उन दोनों बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु आता है उसका बिंदुपद एक रेखा होती है जिसे हम P की ध्रुवी कहते हैं, और फिर P उस रेखा का ध्रुव कहलाता है। ये हमने दीर्घवृत्त में पढ़ा था, वैसा ही इलिप्स में हो जाएगा। इलिप्स में भी वही होगा, ये इलिप्स है, सॉरी, वैसा ही हाइपरबोला में हो जाएगा। हमने ये बिंदु ले लिया, यहाँ से एक रेखा खींची, ये P बिंदु ले लिया, रेखा खींची, दो स्पर्श बिंदु, दो प्रतिच्छेद बिंदु आए, इन दोनों बिंदुओं पर स्पर्श रेखा खींच दी, एक इस पर और एक इस पर, प्रतिच्छेद बिंदु ये आ गया। इस बिंदु का बिंदुपद P की ध्रुवी कहलाएगा। रेखा दूसरी दिशा में खींच देंगे तो ये बिंदु दूसरी जगह आएगा। इस तरह से इस बिंदु की अनंत स्थिति आएंगी और उन सारी अनंत स्थितियों को मिलाने से एक रेखा बनेगी जो रेखा
इस हाइपरबोला के सापेक्ष इस बिंदु P की ध्रुवी कहलाएगी। तो ये तो ध्रुवी की परिभाषा है। यहाँ पर परिभाषा नहीं लिखी है क्योंकि दीर्घवृत्त में लिखी थी, वही परिभाषा यहाँ भी है, केवल समीकरण लिखा है और समीकरण में भी केवल वही चेंज आएगा, बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो बिंदु P x1 y1 की इस अतिपरवलय के सापेक्ष ध्रुवी का समीकरण t बराबर 0 होगा। t का मतलब वही होगा x1 x अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 y अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, या 1 को उधर ले जाएं। तो ध्रुवी का समीकरण ठीक वैसा ही होता है जैसा स्पर्श जीवा का होता है या जैसा स्पर्श रेखा का होता है। वो केवल डिपेंड इस पर करता है कि ये बिंदु कहाँ पर है। अगर ये बिंदु हाइपरबोला पर ही है तो ये समीकरण स्पर्श रेखा का भी है, स्पर्श जीवा का भी है, ध्रुवी का भी है। अगर ये बिंदु बाहर है हाइपरबोला के तो ये समीकरण ध्रुवी का है और स्पर्श जीवा का है। और अगर ये बिंदु अंदर है तो अंदर वाले बिंदु से स्पर्श जीवा नहीं बनती, स्पर्श रेखा भी नहीं बनती, केवल ध्रुवी बनती है। तब ये समीकरण केवल ध्रुवी का है। लेकिन ध्रुवी, स्पर्श रेखा और स्पर्श जीवा तीनों का समीकरण देखने में एक जैसा ही होता है। अब अगर बिंदु P की ध्रुवी ये रेखा है तो फिर बिंदु P इस रेखा का ध्रुव कहलाता है। ये ध्रुव की भी परिभाषा है। और हमने संयुग्मी बिंदु और संयुग्मी रेखाएं भी पढ़ी हैं। दो बिंदु एक दूसरे के सापेक्ष या दो बिंदु अतिपरवलय के सापेक्ष परस्पर संयुग्मी बिंदु कहलाएंगे यदि एक बिंदु की ध्रुवी दूसरे बिंदु से गुजरे, तब दूसरे बिंदु की ध्रुवी पहले बिंदु से भी गुजरेगी। इसी तरह से दो रेखाएं अतिपरवलय के सापेक्ष परस्पर संयुग्मी रेखाएं कहलाएंगी अगर एक रेखा का ध्रुव दूसरी रेखा पर स्थित हो और तब दूसरी रेखा का ध्रुव भी पहली रेखा पर स्थित होगा। तो ये संयुग्मी बिंदु और संयुग्मी रेखाओं का भी वही कंसेप्ट होगा जो एलिप्स में भी था। तो ये भी आर्टिकल याद कर लें, इसका रिजल्ट। मध्य बिंदु के रूप में जीवा का समीकरण, अतिपरवलय की उस जीवा का समीकरण ज्ञात करना जिसका मध्य बिंदु ज्ञात हो। जैसे ये अतिपरवलय है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, इसकी किसी जीवा का मध्य बिंदु इतना है x1 y1, तो फिर उस जीवा का समीकरण हो जाएगा t बराबर x1 s1, t यानी x1 x अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 y अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 और होता, और s1 x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 इधर भी होता, वो माइनस 1 हटा दिए। तो t बराबर s1 से मध्य बिंदु के रूप में जीवा का समीकरण आ जाता है। जो भी जीवा, जैसे ये अतिपरवलय है और इस अतिपरवलय पर एक बिंदु यहाँ ले लें, एक बिंदु यहाँ ले लें, तो ये अतिपरवलय की जीवा बन जाएगी। अब इस जीवा का मध्य बिंदु अगर P x1 y1 हो तो इस जीवा का समीकरण ये होता है। तो ये भी सेम एलिप्स की तरह ही है आर्टिकल। तो अभी हमने जो पढ़े हैं वो क्या क्या लिए हैं, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट यानी स्पर्श जीवा का समीकरण, स्पर्शी युग्म का समीकरण यानी बाहर के बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं का संयुक्त समीकरण जो कि S1 S बराबर टी स्क्वायर से आता है, नियामक वृत्त की परिभाषा और नियामक वृत्त का समीकरण, हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 का नियामक वृत्त होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्रुवी और ध्रुव जो स्पर्श रेखा और स्पर्श जीवा का समीकरण होता है ठीक वैसा ही समीकरण ध्रुव की ध्रुवी का होता है। और मध्य बिंदु के रूप में जीवा का समीकरण t बराबर s1 से प्राप्त होता है। कुछ और आर्टिकल हैं। अतिपरवलय का व्यास, तो जैसे हमने दीर्घवृत्त का व्यास पढ़ा था, समांतर जीवाओं के मध्य बिंदुओं का बिंदुपथ यानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अनंत जीवाएं बन जाती हैं। उन सब जीवाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से एक रेखा बनती है जो दीर्घवृत्त का या अतिपरवलय का व्यास कहलाता है। तो व्यास की वही सेम परिभाषा रहेगी। अतिपरवलय की समांतर जीवाओं के मध्य बिंदुओं का बिंदुपथ इसका व्यास कहलाता है। जैसे m प्रवणता वाली अनंत जीवाएं थीं और वो सब एक दूसरे के समांतर थीं, तो उन सब के मध्य बिंदुओं को मिलाने से एक रेखा बनेगी जो उन m प्रवणता वाली जीवाओं के संगत अतिपरवलय का व्यास कहलाएगा और उसका समीकरण यह होगा, जबकि अतिपरवलय का समीकरण मानक रूप में हो। तो अतिपरवलय का समीकरण भी अगर लिख दें तो वो होगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। तब
व्यास का समीकरण ही आएगा। जब दीर्घवृत्त था एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, तो व्यास का समीकरण आया था वाई बराबर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एम इंटू एक्स। एम प्रवणता वाली जीवाओं को समद्विभाजित करने वाला या उनके मध्य बिंदुओं से गुजरने वाला व्यास वो दीर्घवृत्त में आया था, तब यहाँ माइनस था। अब अति परवलय में माइनस नहीं होगा, क्योंकि बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर रखेंगे तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये व्यास हो गया। इसके बाद संयुग्मी व्यास कौन से होंगे, ये बात हमने दीर्घवृत्त में भी देखी थी, और यहाँ भी इस बात को ध्यान दे लें कि जो अति परवलय के जितने भी व्यास होते हैं वो सब केंद्र से गुजरने वाले होते हैं, और इस मानक अति परवलय का केंद्र मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु से गुजरने वाले होते हैं, यानी कि उनका समीकरण y बराबर अचर इंटू एक्स टाइप का होता है व्यास का समीकरण। अब कोई दो व्यास संयुग्मी कब कहलाते हैं, जब एक व्यास के समांतर, जैसे ये एक व्यास है, ये एक व्यास है, संयुग्मी तब कहलाएंगे जब इस व्यास के समांतर जितनी भी जीवाएं हैं अति परवलय की, उन सबको समद्विभाजित करने वाला ये वाला व्यास हो। अति परवलय के दो व्यास परस्पर संयुग्मी कहलाते हैं यदि प्रत्येक व्यास दूसरे व्यास की समांतर जीवाओं को समद्विभाजित करे। जैसे एक व्यास के समांतर अनंत जीवाएं होंगी और उन सारी अनंत जीवाओं को समद्विभाजित करने वाला ये वाला व्यास हो, तो ये दोनों फिर एक दूसरे के संयुग्मी कहलाते हैं। संयुग्मी व्यासों की प्रवणताओं में क्या संबंध होगा वो भी हमने एलिप्स में जैसे पढ़ा था वैसे यहाँ पर भी हो जाएगा। अगर ये अति परवलय है और इसके दो व्यास, एक y बराबर m1x, जैसा कि अभी हमने देख लिया कि मूल बिंदु यानी कि अति परवलय के केंद्र से गुजरने वाली रेखाएं ही व्यास होती हैं, या हर व्यास केंद्र से गुजरने वाली रेखा होती है, तो हर व्यास का समीकरण इस टाइप का हो जाता है y बराबर m1x या y बराबर m2x। तो जैसे ये मान लो अति परवलय के दो व्यास हैं, तो ये संयुग्मी कब होंगे, तो वैसे तो संयुग्मी कब होंगे जब इस व्यास के समांतर जो अनंत जीवाएं बनेंगी, जैसे इसकी प्रवणता m1 है, तो m1 प्रवणता की जो अनंत जीवाएं बनेगी उन सबके मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो व्यास बनेगा वो इसका संयुग्मी व्यास कहलाएगा। तो इसका संयुग्मी व्यास ये होगा यदि इसके समांतर अनंत जीवाओं के मध्य बिंदुओं से ये गुजरता हो, या इसके समांतर अनंत जीवाओं को ये समद्विभाजित करता हो, और उसका कंडीशन ये आएगी कि दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होगा। यानी ये दोनों व्यास परस्पर संयुग्मी तब होंगे जब इनकी प्रवणताओं का गुणनफल बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होगा। दीर्घवृत्त में ये कंडीशन थी m1 m2 बराबर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो इसका मतलब एक व्यास की प्रवणता पता हो तो उसके संयुग्मी की ज्ञात हो जाएगी। जैसे m1 पता है तो m2 का मान आ जाएगा, m1 नीचे आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर m1। तो एक व्यास की प्रवणता अगर m है तो फिर उसके संयुग्मी व्यास की प्रवणता हो जाएगी बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर m। यानी अगर y इक्वल टू mx एक व्यास है तो फिर इसका संयुग्मी व्यास हो जाएगा y इक्वल टू, उस संयुग्मी व्यास की प्रवणता हो जाएगी बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एम। तो ये उसका समीकरण हो जाएगा इंटू एक्स, इस व्यास का ये संयुग्मी हो जाएगा। तो ये व्यास और संयुग्मी व्यास की बात हो गई। अंतिम बात जो आज के लिए हम ले रहे हैं वो है ऑक्सिलरी सर्किल। जैसा कि हमने अति परवलय में देखा था, दीर्घवृत्त में देखा था कि दीर्घवृत्त के दीर्घाक्ष जो कि 2a लंबाई की होती है मानक दीर्घवृत्त में, उसको व्यास मानकर बनाया गया वृत्त सहायक वृत्त कहलाता है। वही बात यहाँ भी है। अति परवलय का ये शीर्ष है a,0 और ये माइनस a,0 ये शीर्ष है। दोनों शीर्षों को मिलाने वाली ये लंबाई ये अनुप्रस्थ अक्ष कहलाती है, जो कि 2a लंबाई की होती है। इस अनुप्रस्थ अक्ष को व्यास मानकर एक सर्किल बनाएं, यानी ऐसा सर्किल बनाएं जिसका ये व्यास हो, तो उसका केंद्र मूल बिंदु हो जाएगा और त्रिज्या उसकी दूरी a हो जाएगी, स्मॉल a। तो मूल बिंदु केंद्र और स्मॉल a त्रिज्या का ये जो सर्किल बनेगा, ये सर्किल कहलाएगा इस अति परवलय का सहायक वृत्त या ऑक्सिलरी सर्किल। दीर्घवृत्त में सहायक वृत्त इस प्रकार बना था, जैसे ये दीर्घवृत्त है, ये इसकी दीर्घाक्ष की लंबाई थी 2a। इस 2a लंबाई को व्यास मानकर जो सर्किल बनता है, ऐसा वृत्त जिसका व्यास ये हो, ये वाला सर्किल इस दीर्घवृत्त का सहायक वृत्त था। तो यहाँ दीर्घवृत्त का सहायक वृत्त तो दीर्घवृत्त को कवर करता है, यानी दीर्घवृत्त उसके अंदर आ जाता है। हाइपरबोला का सहायक वृत्त इस तरह से रहता है उसके दोनों ब्रांचों के बीच में। तो अतिपरवलय का सहायक वृत्त या ऑक्सिलरी सर्किल अतिपरवलय की अनुप्रस्थ अक्ष
के को व्यास मानकर, यानी कि 2a लंबाई की जो रेखाखंड होता है उसको व्यास मानकर खींचा गया वृत्त इसका सहायक वृत्त कहलाता है। अतिपरवलय का समीकरण अगर ये है तो इसके सहायक वृत्त का समीकरण होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, मूल बिंदु केंद्र और ए त्रिज्या वाला। तो आज हमने अधिकांश आर्टिकल विदाउट प्रूफ किए हैं, केवल आप उन आर्टिकल्स को समझ लें, उनका रिजल्ट याद कर लें और फिर इन आर्टिकल्स के आधार पर क्वेश्चंस और एग्जांपल्स हम करेंगे अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद।